नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्जुन शर्मा ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 5 SIP मिस्टेक्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से 5 SIP मिस्टेक्स हैं जो अगर आप करते हैं तो आपका जो SIP है ना, उसमें नेगेटिव रिटर्न आ सकता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो, आपका जो फंड है वो करोड़ों में बदल जाएगा, बहुत बड़ा कॉर्पस बनने वाला है, तो ये मिस्टेक्स आप अगर करते हैं तो आपका जो फंड है ना, नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है, हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे बने रहिए ताकि आप समझ पाएं कि कौन से 5 SIP मिस्टेक्स हैं जो हर एक इन्वेस्टर को ये ध्यान रखना चाहिए और नहीं करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बनाना है तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 5 SIP मिस्टेक्स, और 1 2 3 4 5 टोटल मिस्टेक्स मैं आपको आज बताऊंगा। तो पहला जो मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक जो है ये है रिलाइंग ऑन बैंक्स म्यूचुअल फंड एजेंट्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हर किसी के पास बैंक अकाउंट होता है। तो अपने बैंक में जब जाते हैं तो जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं आपको हमेशा अप्रोच करते रहते हैं, या तो फ़ोन करके अप्रोच करते हैं, या फिर अगर बैंक में आप जाते हैं किसी भी वजह से तो अप्रोच करते हैं कि आपके अकाउंट में इतना सारा फंड पड़ा हुआ है, आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए। तो उनके जो बैंक वाले जो एजेंट होते हैं वो आपको अच्छे अच्छे स्कीम बताते हैं, बहुत तरीके, मतलब आपको बहुत तरीके से आपको मतलब कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालें। लेकिन दोस्तों, अगर बैंक पे आप रिलाई करके और बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपके साथ हो सकता है धोखा। वो कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। हर बैंक का अपना AMC कंपनी होती है, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। तो जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने उनके जो बैंक का जो मतलब उनका खुद का म्यूचुअल फंड होता है वही ऑफर करते हैं। तो हो सकता है उनका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, फिर भी आपको वही करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, हो सकता है कि उनका जिस म्यूचुअल फंड की कम सेल है, जिस म्यूचुअल फंड में मान लो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, तो बैंक की तरफ से उनके ऊपर दबाव हो सकता है जिसकी वजह से आपको वही वाला म्यूचुअल फंड चिपका दें। दूसरा है म्यूचुअल फंड एजेंट। दूसरा मतलब इसी के अंदर आता है रिलाइंग ऑन बैंक्स और म्यूचुअल फंड एजेंट्स। म्यूचुअल फंड एजेंट से भी अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ऐसा होता है कि जो म्यूचुअल फंड एजेंट होते हैं ना, वो भी किसी 4-5 मतलब म्यूचुअल फंड एजेंसी से ही, मतलब 4-5 म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसी कंपनी के साथ वो मेंबरशिप लिए रहते हैं। तो उनके पास वही 4-5 कंपनियों के ही फंड होंगे, तो उसी में से 4-5 कंपनियों के जो म्यूचुअल फंड है ना, उसी में से आपको सजेस्ट करेंगे। तो जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है उसके तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो आपको दिखाएंगे ही नहीं। तो इस पे भी आपको सावधानी बरतना है, अपने तरीके से रिसर्च करना है। तीसरी चीज़ ये है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो म्यूचुअल फंड एजेंट है, जिस म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा उनको कमीशन मिल रहा है वही म्यूचुअल फंड आपको ऑफर करेंगे। तो इसीलिए अपने तरफ से ना रिसर्च जरूर करना है, अपने तरफ से भाग दौड़ी जरूर करना है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना है। मतलब आंखें बंद करके आपको बैंक्स पे या फिर म्यूचुअल फंड एजेंट्स पे भरोसा नहीं करना है, अपने तरीके से हमेशा रिसर्च करना है। दूसरा दोस्तों SIP मिस्टेक्स है, वो है नॉट कमिटिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब मार्केट ना तेज़ी से ऊपर जा रही हो, मतलब रैली हो मार्केट में, बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट ऊपर भाग रही हो, उस समय बहुत सारे लोग ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, मतलब एक बड़ा कॉर्पस बनाना है, बहुत सारे सपने देख लेते हैं। लेकिन जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, जब मार्केट जब नीचे जाने लगती है, तो क्या करते हैं, अपना म्यूचुअल फंड ना पहले ही निकाल लेते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट तो होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, उससे पहले ही निकाल लेते हैं। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये दोस्तों मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कैसे इससे बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। देखिए, मैं लेके चलता हूँ म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पे और यहाँ पर दिखाता हूँ। सपोज कीजिए 5000 का आप ना मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर यहाँ पर मैं मान लो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%। दोस्तों, पहले 5 साल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 3 लाख का कितना होगा, 4 लाख होगा। यानी आपका 3 लाख का 4 लाख हो गया, तो यानी 1 लाख रुपए बढ़ा, यानी 25% आपको फ़ायदा हुआ। लेकिन ये कंपाउंडिंग का सारा ही खेल ना कंपाउंडिंग का है कि कंपाउंडिंग को जो आइंस्टीन है उन्होंने बोला 8 वंडर्स, मतलब कोई इसको समझ नहीं सकता कितना तेज़ी से और कैसे इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो आप देखिए 5 साल में सिर्फ 25% बढ़ा। अब यहाँ पर जैसे मैं ना अगर सपोज कीजिए 15 साल ये कर देता हूँ, 15
15 साल में देखिए कितना था आपका, ये 9 लाख था, 9 लाख का 25 लाख है, तो देखिए कितना, अब सिर्फ 5 साल में बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 लाख है और 25 लाख से मैं 20 पे कर दिया, ये देखिए 49 लाख हो गया, यानी क्या हो गया, 25 लाख से 49 लाख हो गया, मतलब 25 का 50 हो गया, यानी डबल, यानी हर 5 साल में आपका पैसा जो है डबल हो रहा है। देखिए पहले क्या होता, पहले 1 साल में सिर्फ 25% बढ़ा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ 5 साल आपने दिया और ये डबल हो गया। अब देखिए 49 लाख है, अब अगर मैं 5 साल और सिर्फ बढ़ा देता हूँ 49 लाख को, और ये मैं कर देता हूँ कितना था, 1 मिनट, 20 था ना, 25 कर देता हूँ, ये देखिए 94 लाख हो गया, यानी डबल हो गया, 5 साल में दोबारा डबल हो गया। अगर 5 साल और अगर बढ़ा देता हूँ, देखिए 1,76 लाख हो गया। कहने मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आपका जो इन्वेस्टमेंट है अगर शॉर्ट टर्म में करते हैं तो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ज़्यादा छोटा छोटा अमाउंट बढ़ता रहता है, मान लो 12% बढ़ा, 15% बढ़ा, 20% बढ़ा, लेकिन जब लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तब उसमें खेल, असली खेल शुरू होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा क्या करना चाहिए, एसआईपी अगर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करिए। कभी भी मार्केट अगर नीचे जाए या फिर डाउन टर्न आए या कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपको अपनी एसआईपी नहीं रोकनी है, आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ही करना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरी मिस्टेक्स के बारे में कि तीसरा कौन सा एसआईपी मिस्टेक्स है जो ज़्यादातर इन्वेस्टर करता ही है। तो तीसरा मिस्टेक्स है स्टॉपिंग एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट डाउन टर्न। इसका मतलब ये है कि जब सपोज कीजिए आपकी एसआईपी चल रही है तो एसआईपी तो आप कंटिन्यू रखते हैं, जैसे ही मार्केट में कोई डाउन टर्न आता है, मतलब मार्केट जैसे क्रैश होने लगा या फिर थोड़ा सा नीचे गिरावट होने लगी या फिर मार्केट में कोई ऐसा न्यूज़ आ गया, तो मार्केट आपको पता है ये सेंटीमेंट्स पे चलता है, लोग अगर जल्दी जल्दी मान लो सेल करने लगते हैं तो उनको देख के ना और भी लोग सेल करने लगते हैं, जिससे मार्केट ना नीचे जाने लगता है। तो कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट तो करके रखेंगे एसआईपी, जैसे ही देखेंगे कि नेगेटिव उनका रिटर्न आने लगा, जैसे ही देखेंगे मार्केट में ना डाउन टर्न आने लगा, नीचे गिरने लगी मार्केट, तो उस समय क्या करते हैं, एसआईपी अपना रोक देते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए एसआईपी रोक देते हैं। कुछ लोग तो पूरा ही पैसा अपना निकाल लेते हैं। तो इससे दोस्तों ना बहुत बड़ा लॉस होने का चांस है। इसलिए लॉस होने का चांस है क्योंकि अगर आप नीचे जैसे मार्केट चल रही है उस समय अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो मार्केट होती है ना वो हमेशा ऐसे जिग जैग करके, ये देखिए ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है। अब अगर मान लो एसआईपी आप कर रखे हैं और ऐसे मार्केट जा रही है और बीच में कहीं मान लो डाउनफॉल आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर डाउनफॉल आ गया, 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 यहाँ पर फिर दोबारा डाउनफॉल आएगा। तो दोस्तों जब मार्केट नीचे जाती है ना तो उस समय कुछ लोग एसआईपी बंद कर लेते हैं। तो इसका क्या नुकसान है अब मैं बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपकी जो एसआईपी है ना, यहाँ पर 100 रुपीज़ का 1 यूनिट मिल रहा है, मतलब इसकी एनएवी 100 रुपीज़ है, और यहाँ पर जब आया तो ये 80 रुपीज़ हो गया। तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ, आपको खुद ही कहानी समझ में आ जाएगा कि अगर मार्केट जब नीचे जाती है ना तो उस समय एसआईपी रोकने का क्या नुकसान है। देखिए आप सपोज कीजिए 500 रुपये ना एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यूनिट अगर मान लीजिए सपोज कीजिए एनएवी जो है वो 100 का है, तो आपको कितना यूनिट मिलेगा, आपको मिलेगा 5 यूनिट। 500 इन्वेस्टमेंट किया आपने, 1 यूनिट 100 का है तो आपको मिल गया 5 यूनिट। लेकिन अगर मार्केट मान लो नीचे चली गई है, 80 पे चली गई है, तो अगर 500 रुपये, वही 500 रुपये आपकी एसआईपी कट रही है जो पहले से कट रही थी, आपने एसआईपी अपना फिक्स कर रखा है, तो अगर आपका 500 रुपये कटा तो इस बार आपको 5 यूनिट नहीं मिलेगा, 5 से ज़्यादा यूनिट मिलेगा। कितना यूनिट मिलेगा, देखिए 80 रुपीज़ का 1 यूनिट मिल रहा है, तो 500 को डिवाइड करेंगे 80 से तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, यानी 8 पे 40 यानी 400 में आपका 5 यूनिट मिल जाएगा। 100 रुपये फिर भी बच रहे हैं, 8 45 8 6 48, यानी 6 यूनिट, यानी 6.2 आपको यूनिट मिलेगा, मतलब 6 यूनिट 0.2 इतना यूनिट आपको मिल जाएगा। मतलब ये इसका मतलब फ़ायदा है। इसका मतलब कि जब जब मार्केट ऊपर जा रही है तभी भी आप अगर आप एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं तो उस मार्केट उस रेट पे तो आपको एनएवी मिलेगा ही। साथ में जब जब मार्केट नीचे जा रही है, जितनी मार्केट नीचे जाएगी, मान लो 70 पे चला गया तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा, 60 पे चला गया और ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब जब जब मार्केट नीचे जाएगी ना और एसआईपी अगर बंद नहीं करवाते हैं तो आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उस समय आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, उस समय जो एसआईपी कटेगी उसके यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वही यूनिट महंगे हो जाएंगे। तो आप दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे मिस्टेक्स के बारे में, जो हर इन्वेस्टर जो होता है, जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वो ये ज़्यादातर कर ही देता है और इसको ध्यान इतना नहीं देता, इतना समझ में उसको नहीं आता। वो क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ। ये इग्नोरिंग टैक्स इम्प्लीकेशन। दोस्तों बहुत सारे, दोस्तों इस टैक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी
है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते हैं, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर इस चीज़ की समझ नहीं है आपको, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये लॉस कैसे होगा अब ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि इंडिया में जो टैक्स है वो क्या चल रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड में देखिए STGC बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर आप एक साल से पहले अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, एक साल से पहले अगर अपना आप बेच देते हैं, अपना जो म्यूचुअल फंड है वो बेच देते हैं, वो रिडीम कर लेते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। वो कितना देना पड़ेगा? 20% देना पड़ेगा। तो सोचिए 20% कितना होता है। मैं एक ना एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ कि 20% कितना होता है। सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का आपका 1 लाख रुपए है, और 1 लाख रुपए का अगर 20% मुझे निकालना है तो 20 यहाँ लिख देता हूँ 20%। तो 20% अगर 1 लाख रुपए पे लगेगा तो ये मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ कि ये हो गया इंटू 20 और डिवाइड बाई 100। तो ये देखिए दोस्तों 20,000 रुपये आपको सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अपने म्यूचुअल फंड में, और अगर एक साल से पहले आपने निकाल लिया तो ये जो 20,000 है ना, ये सीधा सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा नुकसान है आपका। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या लिखा हुआ है, LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो क्या है कि 12.5% लगता है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या सोचने वाली बात ये है कि एक तो 20% से सीधा नीचे आ गया 12.5% आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों, कहानी इससे आगे भी है। विद एन एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 1,25,000 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है लॉन्ग टर्म में, मतलब एक साल के बाद अगर अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं, निकालते हैं, तो एक तो देखिए आपको अगर 1,25,000 तक का अगर जो भी बेनिफिट हुआ है, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, ऐसा नहीं कि टोटल अमाउंट 1,25,000 का जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद का जो प्रॉफिट है ना, उसके ऊपर 12.5% का देना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि 1,25,000 भी बच जाएगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट नज़र आता है तो उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, वो भी कम देना पड़ेगा, सिर्फ 12.5%। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको 1,25,000 की आपको छूट मिल जाएगी। तो सपोज कीजिए आपको मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए 10 लाख कर रखा है, और आपका जो फंड है ना 11 लाख हो गया, तो अगर उसको आप रिडीम करते हैं तो आपको 1 लाख है, मतलब 1,25,000 के अंडर में, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो हो गया 11.5 लाख, तो 11.5 लाख हो गया तो क्या होगा उसमें, ये ऐसा होगा कि 1.25 लाख तक आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर रखा था, 1.5 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया। तो उसमें क्या होगा कि 1,25,000 सबसे पहले माइनस किया जाएगा, बचा 25,000 पे आपको देना पड़ेगा 12.5%। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25,000 मान लो आपको प्रॉफिट हुआ, और 12.5 यहाँ लिख दिया। तो दोस्तों आपको सिर्फ 5,000 देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि सिर्फ 5,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों चलते हैं हम फाइनल और लास्ट जो है पांचवा कि क्या SIP मिस्टेक्स है, पांचवा जो इन्वेस्टर करते हैं और इससे बचना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लॉस ना हो, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, तो पांचवा जो मिस्टेक्स है वो है नॉट ऑप्टिंग टॉपअप्स इन SIP। दोस्तों ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए दोस्तों, हम जब जॉब करते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं, या फिर क्या होता है कि कहीं भी कुछ भी कहीं से पैसा आ रहा होता है, या जॉब का ही लगा लीजिए, जहाँ जॉब करते हैं हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ती ही है। तो सैलरी तो हमारी बढ़ती है, तो हमने SIP कोई स्टार्ट कर दिया 5,000 का या 2,000 का, चलिए 5,000 का स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमारी जब सैलरी बढ़ती रहती है ना, जैसे मान लो आज 15,000 है, 20,000 हो गई, 25,000 हो गई, 30,000 हो गई, 40,000 हो गई, 50,000 हो गई, हम अपनी SIP को चेंज करते ही नहीं। उतना ही इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्टमेंट हमने लगा दिया है 5,000 का, तो वही इन्वेस्टमेंट चलता रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप टॉपअप नहीं करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ कैलकुलेटर पे। यहाँ पर देखिए कि मंथली सपोज कीजिए 5,000 आप SIP कर रहे हैं, और यहाँ पर ना 12% मैंने रेट ऑफ रिटर्न लगा रखा है। रेट ऑफ रिटर्न 12% मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, और इसमें सपोज कीजिए 10% का ना मैंने क्या कर रखा है, स्टेप अप कर रखा है एनुअली 10% का, और 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इस स्टेप अप को ना मैं 0 कर देता हूँ।
जीरो, पूरा जीरो नहीं हो रहा है क्या, स्टेप अप जीरो कर दिया। तो दोस्तों जीरो करने के बाद अब ना मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कीजिए 25 साल चलो कर देता हूँ। दोस्तों ये देखिए 25 साल में 5,000 अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 15 लाख रुपए होगा। और इसका टोटल जो आपको 25 साल बाद जो आपका टोटल जो कॉर्पस हो जाएगा, टोटल जो आपको पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 94,88,202 रुपये, यानी 94 लाख, यानी मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएगा अगर आप ऐसे करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन आप टॉपअप से देखिए, ध्यान रखिएगा, 94,88,000 हो रहा है अगर आप 5,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 साल में। अब मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ एक चीज़ चेंज करूँगा और टॉपअप करूँगा कि आप ना, आपकी सैलरी सपोज कीजिए हर साल बढ़ती है तो आप क्या करते हैं कि टॉपअप ना 10% का लगा लेते हैं। 10% का मतलब ये है कि 5,000 जैसे इस साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगले साल आप 10%, 5,000 का कितना हुआ, 500 हो गया, तो 5,500 इन्वेस्टमेंट होगा। तो ऐसे करके मैं 10% यहाँ पर कर लेता हूँ। देखिए 10% का आप टॉपअप लगाते ही ये देखिए क्या हुआ, ये हो गया 2,13,78,384 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि पहले हो रहा था 94 लाख रुपीज़, अब क्या हुआ 94 का डबल भी करेंगे ना, उससे भी ज़्यादा ये निकल के आ रहा है टोटल अमाउंट। मैंने कुछ चेंज नहीं किया। देखिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतने लिख रखा है, बस मैंने स्टेप अप लगा दिया 10% का, मतलब हर साल 10% आपका इन्वेस्टमेंट जो SIP है उसमें बढ़ता रहेगा। और जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी सेम रखा है, लेकिन आपका टोटल जो कॉर्पस है वो 1 करोड़ से अब हो गया 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया, 2,13 लाख रुपीज़ हो गया। तो दोस्तों ये फ़ायदा है अगर आप स्टेप अप करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्टेप अप करके रखिए। ये पांचों जो मैंने SIP मिस्टेक्स बताई, ये मिस्टेक्स ध्यान रखिएगा अगर आप SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगर आप इसको सही ढंग से फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आप भी SIP में, म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा कॉर्पस बना लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो दोस्तों आप नीचे कमेंट्स में आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई कर दूँगा। और वीडियो जो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट्स कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट्स प्लीज़ कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपके हिसाब से। और अगर कोई सुझाव है, सलाह है तो वो भी आप कमेंट्स करके बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।